चेयरमैन आए केविन वॉश, उनके कार्यकाल को लेकर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है और रेट कट्स को लेकर के अब क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? रेट कट्स तो मुझे नहीं लगता है इमीडिएटली आएंगे। हम ये जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई जो हम्म, फेड चेयरमैन से हो रही थी पिछले साल से ही, उसमें यही था कि जितने भी फेड चेयरमैन अभी तक आए हैं वो ज़्यादा करके डेटा ड्रिवन ही रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि जो फेड चेयरमैन है वो मेरी बात सुने और मेरी तरह से ही काम करे, बट वैसा हुआ नहीं, जिसके चलते हमने देखा प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं मिला जुला था। लेकिन हाँ, जिस दिन इसका नॉमिनेशन के नाम आए थे जनवरी में, उसी दिन से हमने देखा मार्केट में एक बहुत ही बड़ा फॉल भी आता हुआ दिखाई दिया। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही रहेगा, क्योंकि नए फेड चेयरमैन की कल जो टेस्टिमनी हुई थी वहां पे उन्होंने क्लियर कट कहा था कि मैं फेड जो है वो हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, जिसके चलते जी। हमने ये मोमेंटम आते हुए देखा था। तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट तो टाइमिंग मुझे नहीं लगता है। हाँ, क्वार्टर फोर में जब हम एंटर करते हैं वो टाइम पे हम्म, थोड़ा इन्फ्लेशन को वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि कच्चा तेल जो 90-95 डॉलर का रेंज है ये आपको क्वार्टर थ्री में पूरा दिखाई देगा। हाँ, क्वार्टर फोर में जब हम पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्टेडीली कच्चा तेल नीचे आ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट भी हम पड़ते हुए देखेंगे इन्फ्लेशन पे, और तब जाकर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी बने, बट टाइमिंग तो नहीं लग रही। ओके सर, ईटीएफ के लिहाज से भी समझना चाहेंगे कहाँ पर, किन ईटीएफ्स में आप देख रहे हैं कि करंट लेवल पर एंट्री करना चाहिए? देखिए, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता ईटीएफ में। अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम अभी दिखाई दे रहा है वही मोमेंटम रहेगा। तो मुझे लगता है कि ईटीएफ के अंदर भी आपको एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग रेंज में ही मार्केट मूव करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर मोटा मोटी देखें तो हम 200 के आसपास जो भी लेवल्स आते हैं वहां पे आप ईटीएफ में एंटर करके चलिए। और गोल्ड में भी मुझे लगता है कि प्राइजेस 130 125 के आसपास मिले तो ऐड कीजिए। बेटर वे आप टाइमिंग मत कीजिए उसको। एसआईपी अगला 6 महीना बहुत ही क्रुशियल होने वाला है। 6 महीना भी नहीं है हमारे पास ज्यादा, तो हम अगले 5-6 महीना जो रहेगा बहुत क्रुशियल है। यहाँ पे एसआईपी के तौर पे आप उसको इन्वेस्ट कीजिए और फिर 1.5-2 साल का व्यू लीजिए। मुझे यहाँ से सोना चांदी दोनों ही डबल होते हुए दिखते हैं, बट 2 से 2.5 साल लगेंगे, इमीडिएटली नहीं। क्योंकि आप अभी देखिए, एक तो इंटरेस्ट रेट की कहानी वो खत्म होती हुई दिख रही है। सेकेंडली, सेंट्रल बैंक एज ऑफ नाउ थोड़ा सा पॉज लिया है, लेकिन अभी भी आप देखिए एक डेटा आया था कि 1972 के बाद जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं उसके अंदर जी। डॉलर में कमी आई है और गोल्ड ने रिप्लेस कर लिया है। हम्म, मतलब सेंट्रल बैंक ने अपनी जो रिजर्व्स है वो गोल्ड में बढ़ाना चालू कर दिया। जी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी था, ब्रिक्स कंट्री, उसमें रशिया आता है, चाइना आता है, ब्राजील आता है और इंडिया आता है। इन्होंने तो गोल्ड अभी भी ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये है कि गोल्ड बैक करेंसी की डिमांड मार्केट में रहनी चाहिए। तो और सप्लाई साइड तो कंसर्न्स बने हुए ही हैं। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी है, आप एसआईपी के माध्यम से कंटिन्यू रखिए। चलिए, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है। सर की तरफ से टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। जो रिटर्न की आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके लिहाज से भी सलाह आपको दे दी गई है। अजय सर, थोड़ा सा हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस को भी समझना चाहेंगे। आपने कहा कि जिस तरीके से हमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की जैसे ही खबर सुनाई दी और वहां से हमने एक मेजर डिक्लाइन आते हुए देखा, देन वहां से जिस तरीके से रिकवर होता हुआ क्रूड नजर आ रहा है, क्या अभी और बढ़त देखने को मिलेगी? क्रूड में मेरे को तो कोई कमजोरी दिखती नहीं है। एक चीज आप ये देखिए, अगर हम इंटरनेशनल चार्ट देखते हैं या इसका आपने डेली चार्ट लगा रखा है, इसको आप वीकली चार्ट अगर लगाते हैं इसमें, तो आप देखेंगे जिस दिन मार्केट ने स्पाइक किया था उस दिन आपका एक टेम्पो बन चुका था कि हाईएस्ट लेवल जो था इसका वो 11,000 था। तो हम्म, आप ये मान के चलिए प्राइजेस, देखिए जो पहला ग्रीन कैंडल है जहां पे स्पाइक आया था वो 10,500 का था। फिर दूसरी जो रेड कैंडल टॉप पे बनी थी वहां पे रुपए की गिरावट की वजह से हमारे यहाँ पे नया हाई आया था। अदरवाइज हम्म, इंटरनेशनल में 120 का हाई मारा था। तो मुझे नहीं लगता 120 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ ऐसा सीन नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर कुछ और एग्रेसिव हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ये टॉप बन चुका है। वहीं डाउन साइड में हमने देखा जिस दिन ये सीज फायर की न्यूज आई थी, हम्म, इमीडिएटली प्राइस ने $90 का लेवल दिखाया था पहले बात में। तो मुझे हम्म, लगता है कि 90 के नीचे इसलिए सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हुए हैं और डैमेज हुए हैं उसको भरपाई करने में या उसको रीइंस्टेट करने में आप ये मान के चल लीजिए कम से कम 4-6 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कच्चा तेल एक दायरे में रहेगा जहाँ पे ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है, WTI और ब्रांड में $8 का प्रीमियम हो गया। जनरली ये 3 साढ़े 3 चलता था और लड़ाई के समय
ये $16 का प्रीमियम हो गया। तो जब भी ये स्प्रेड बढ़ता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइजेस ठीक है, वॉलिटिलिटी है, आपको 7,500 7,800 का लेवल दिख जाएगा, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है यहाँ से कच्चा तेल फिर से 9,000 9,500 के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंटरनेशनल में 103 से $105 का लेवल ब्रेंट में और 94 95 का लेवल एटलीस्ट आप WTI में देखेंगे। एक क्वार्टर टू तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा रिलीफ आ जाए। हो सकता है आगे जाके लड़ाई अगर खत्म हो जाए या सीज फायर में आ जाए तो स्लोली एंड स्टेडीली प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी बनेगी। हाँ, क्वार्टर फोर में हम इसको $80 के नीचे भी देखेंगे। ओके, यहाँ पे सर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से सजेशन में रहेगी? देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए आप जैसे चार्ट देखते हैं वैसे हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का मूड, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मूड है इस वक्त बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। कल आप यही टाइम पे सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगा सीज फायर के अंदर और हम एक्शन लेंगे, ऐसा करेंगे, और अगले दिन ही हमें ये मूड आते हुए देखा कि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब वो कब तक एक्सटेंड किया वो भी क्लियरिटी नहीं है। तो मेरा मानना है कि यस, थोड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ है, बट कहीं न कहीं यहाँ से मुझे लगता है अगर 8,000 8,100 का लेवल अगर मिलता है, तो यहाँ से हम बाइंग करके चलेंगे, जो ऊपर में मुझे लगता है 8,800 से 9,000 तक का लेवल दिखा देगा। लेकिन थोड़ा-सा ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन का उपयोग कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में फ्रैंकली अगर आप डेली चार्ट पे आते हो ना, तो आप देखोगे एक दिन तेजी, एक दिन मंदी। इस तरीके से जब मार्केट मूव करने लग जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको रिव्यू करना। ओके सर, यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं, वो डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर के एक सवाल पूछ रहे हैं सर, कंटिन्यू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर हमारे प्राइम दर्शक हैं, ये कह रहे हैं कि सर आने वाले 3 से 4 सालों में कमोडिटीज काफी अपसाइड रहने वाली हैं। सर इस फेज का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहेगा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर? देखिए, कभी भी कमोडिटी का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है। कारण उसका बताता हूँ, कमोडिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। कमोडिटी अगर भाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो रिप्लेस हो जाती है, सब्स्टिट्यूट आ जाता है। उदाहरण के तौर पे सोना, अब सोना ज़्यादा बढ़ेगा तो हम तुरंत क्या करते हैं, चांदी पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि चांदी का एक अच्छा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड, गरीबों का सोना। तो जैसे हम उस पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि चांदी बढ़ना चालू होती है। अब चांदी क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो आपने पिछले साल मई में वेदांता के अग्रवाल जी का स्टेटमेंट भी सुना होगा। उन्होंने बोला था कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। तो हमने देखा जो चांदी में तेजी आई उसी का रिफ्लेक्शन हमने कॉपर में भी आते हुए देखा। कॉपर ने 1480 का भाव मार दिया। अब मजे की बात है, कॉपर की वैल्यू जीरो तो नहीं होनी है, तो कॉपर को रिप्लेस कौन कर सकता है? वो कर सकता है एल्यूमिनियम। आपके घर का जो एसी है या ऑफिस का एसी है, उसको ओपन कीजिए, वहां पे पहले कॉपर के कॉइल हुआ करते थे, बट आज एल्यूमिनियम के कॉइल है। तो अल्टीमेटली देखिए, कोई भी कमोडिटी है वो सब्स्टिट्यूट देख लेती है। जैसे कच्चा तेल बढ़ा तो नेचुरल गैस भी बढ़ना चालू हो जाती है, कोयले में भी तेजी आती है। आज हर तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो मेरा मानना है यस, ये कमोडिटी की नई सुपर साइकिल चालू है, जहाँ पे पहले कच्चा तेल बढ़ता है, फिर सोना चांदी बढ़ता है, फिर बेस मेटल बढ़ते हैं, फिर एग्री कमोडिटी बढ़ते हैं। आज ही मैं एक रिपोर्ट बना रहा था जहाँ पे करीबन 8 या 9 ऐसी कमोडिटी है, आप बिलीव नहीं करोगे उर्वशी जी, पिछले 1.5 साल के अंदर इन कमोडिटी ने डबल से ज्यादा रिटर्न दिया है। सोना चांदी तो सबको पता है, बट पता है आपको, कच्चा तेल भी पिछले 4 महीने में डबल हो गया है। $60 वाला कच्चा तेल 120 मार दिया था। कॉपर है, 700 रुपए का भाव कॉपर चलता था साल 1.5 साल पहले, जो 1480 का हाई मार देता है। वहीं अगर धनिया एग्री कमोडिटी में अभी अभी तो हम देखिए सबसे पहले इक्विटी के पीछे पड़े थे। अब इक्विटी से लोग पैसा नहीं बना तो क्रिप्टो में आ गए, जहां पे बिटकॉइन वैसे इंडिया में इलीगल है, जस्ट एक रेफरेंस के पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, जो 120 हो गया था, अब वो 120 वाला 60 हुआ, लोग वहां से पैसा निकले और सोनी चांदी में आ गए। अब सोनी चांदी में भी चांदी 50% करेक्शन कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं बेस मेटल की बारी है, उसके बाद आएगा एग्री का नंबर, और एग्री में धनिया डबल हो चुका है। जो धनिया का भाव 6,800 का भाव था, आज वो 13,800 पे पहुंच चुका है। जीरे में ठीक है, स्टेबिलिटी है, हल्दी है, गवार है। तो धीरे धीरे लोगों का रुझान अगली अदर असेट क्लास में जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल यस, कमोडिटी में तेजी है, और अगर कोई कमोडिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ भी जाती है तो उसका रिप्लेसमेंट तुरंत दूसरे रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा, जो भाव को एडजस्ट करता हुआ दिखाई देगा। चलिए ठीक है, तो यानी कि जो है जिस तरीके से सिनेरियो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ओवर वैल्यूड हो रहा है तो लोगों का
जो रुझान है वो भी शिफ्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसे में अब पोल क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल था कि किस कमोडिटी में अभी क्लियर ट्रेंड दिख रहा है? फिलहाल तो अभी ग्लोबल सिनेरियोज़ ही काफ़ी ज़्यादा फेयर नज़र नहीं आ रहे। चलिए यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं। गोल्ड की तरफ सबसे ज़्यादा रुझान देखने को मिला है, 43% वोटिंग की गई है। सिल्वर 39%, क्रूड 4% एंड नेचुरल गैस 13%। सर सरप्राइज ये है कि नेचुरल गैस लोगों के लिए अब ज़्यादा फोकस में आने लगा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? मुझे लगता है इसके अंदर दो तीन कमोडिटी ऐसी रही है जो इसमें हमने नाम ही नहीं लिया है। पहला मेरा अगर प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कॉपर है। जिस ढंग से सल्फ्यूरिक एसिड बैन किया है चाइना ने, कॉपर में कभी भी एक बड़ा जंप आ जाएगा, तो कॉपर पे आप नजर रखिए। दूसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में मिडिल ईस्ट 9% का ग्लोबल सप्लाई करता है। आप देखेंगे जो कैन आते हैं एल्यूमिनियम के, उनकी शॉर्टेज होने लग गई है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एल्यूमिनियम से बनते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम एक ऐसी कमोडिटी है जो पैकेजिंग में भी यूज होती है, एविएशन में भी यूज होती है, ऑटोमोबाइल में भी यूज होती है, तो वहां पे एल्यूमिनियम की कॉस्ट बढ़ी, तो एल्यूमिनियम में तेजी आएगी। तीसरा नेचुरल गैस। यस, आई विल गो विथ नेचुरल गैस, बिकॉज आप देखिए नेचुरल गैस में यूएस गैस पे तेजी नहीं बनेगी ज्यादा, ये बनेगी यूरोपियन गैस। देखिए यूरोप की विडंबना ये है कि वो गैस कहां से ले, तो पहले रशिया से लेते थे। अब रशिया से तो वो नाराज होकर बैठे, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को कट कर दिया है। अब वो जाए कहां पे, तो उन्होंने क्या किया, यूएस के पास आ गए। और आप और हम जानते हैं कि यूएस की दुश्मनी तो अच्छी है ही नहीं और दोस्ती तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। तो अब यूएस ने नाटो से नाराज है, तो वहां पे आप देखोगे टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाएगा और ये यूरोप नेचुरल गैस को इंपैक्ट देगा। अब बच गया है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कतार सबसे ज्यादा सप्लाई करता था नेचुरल गैस। अब कतार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हुए हैं, कतार ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले जी मुझे कम से कम 4-6 महीना या साल भर लग जाएगा रीइंस्टेट करने के लिए। तो मई में जनरली रिफिल होती है यूरोपियन गैस स्टोरेज की, और तब ये तेजी करेगा, जहां पे मुझे लगता है कम से कम 350-400 का भाव दिखा देगा। हाँ, यहाँ पे आप मान के चलिए 240-45 का एक बार लेवल दिखा दे, लेकिन 270 का एक मार्क रखिए। जैसे ही 270 के ऊपर निकलेगा, एक जबरदस्त तेजी बनेगी इसके अंदर, जो 350-400 मिलेगा, लेकिन वो आपको मिलेगा सितंबर अक्टूबर तक। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मिल जाएगा, जैसे बीच में हमने ये स्पाइक आते हुए देखा था। उर्वशी जी, चलिए ठीक है, 270 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से तेजी पकड़ सकती है कमोडिटी, नजर में बना करके रखिए। थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए, समय देने बहुत के लिए, बहुत हमारे धन्यवाद। व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। आपका सर डिस्क्लेमर रहेगा? हाँ बिल्कुल जी, आज हमने फ्यूचर ऑप्शन की बात की है जो कमोडिटी डेरिवेटिव पे इंडिया में ट्रेड होते हैं। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। दूसरा, कभी भी आप जब कभी भी निवेश करते हैं तो कमोडिटी में भी रिस्क तो रहता ही है, कितना जो इक्विटी में रहता है। बचने का सबसे अच्छा साधन एक तो स्टॉप लॉस लगाइए, और दूसरा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।